Hello everyone. Welcome to my YouTube channel AS Classes. As we were continuing with our polity lectures, हमने पीछे बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस किए. हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया आपसे, उसके पार्ट्स डिस्कस किए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसके बाद हमने स्केड्यूल्स डिस्कस किए, मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको बताई, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. उसी सीरीज में आइए आगे बढ़ते हुए हम कुछ पार्ट्स को देखते हैं. मतलब हमने पहले पार्ट्स सिर्फ पढ़े थे कि 25 पार्ट्स हैं, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसमें आर्टिकल्स हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले पार्ट से, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 1. तो है इसमें पार्ट 1 की बात करेंगे हम. पार्ट 1 में आपके आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल नंबर 4. आज हम इसका डिस्कशन आपसे करेंगे. तो ये सब जानने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि हमारा जब इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, मतलब एट द टाइम, मतलब 1950s में, तब आज जितने स्टेट्स हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज थे, उतने पहले ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स आज उतने एग्जिस्ट नहीं करते थे. आज उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है. तो करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो है कि आज हमारे पास जो है वो 28 स्टेट्स आज हम देखते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज देखते हैं. ठीक है. उन 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अभी रिसेंटली हमने कुछ चेंजेस देखे थे. रिसेंटली नहीं, अभी कुछ टाइम हो गया, 2019 में हमने देखा था. तो हमने कितने 8 यूनियन टेरिटरीज देखे. चेंजेस यूटीज में हुए थे. तो हमने देखा था कि हमारे जो यूटीज थे वो कितने हो गए थे. हमारा पहला यूटी आप देखिए है दिल्ली, जो कि हमारा नेशनल कैपिटल भी है. फिर बात करें तो दूसरा है अंडमान एंड निकोबार. तीसरा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि हमारा है लक्षद्वीप. फिर लक्षद्वीप है, फिर है पौंडीचेरी या पुडुचेरी. ठीक है. फिर आता है हमारा चंडीगढ़. सिक्स्थ है हमारा दादर एंड नागर प्लस दमन एंड दीव. इन दोनों को एक कर दिया गया है. ये एक चेंज हुआ है हमारा. दमन एंड दीव. ठीक है. फिर अपना जो 7th है ये है जम्मू एंड कश्मीर एंड द 8th वन इज लद्दाख. ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से इनको तोड़ा गया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को. और ये जो अपना दमन दीव, दादर और नागर हवेली है, इसको मतलब एक साथ कर दिया गया है. पहले ये बाइफर्केटेड अलग अलग थे. इसीलिए आज हम जो है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हम देखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 1. बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की. एक्चुअली आर्टिकल नंबर 1 बोलता क्या है, तो इसको हम लोग प्रॉपर ढंग से समझते हैं. आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट rather देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को. ये बोलता है कि इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. इसको बोला गया है इंडिया को कि यूनियन ऑफ स्टेट है rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट. rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट. ठीक है. इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत, इसे हम भारत के नाम से जानते हैं, यूनियन होगा ये स्टेट्स का. स्टेट्स का यूनियन होगा. क्यों ऐसा बोला गया? यूटीज का यूनियन नहीं होगा क्या? यूटी क्यों नहीं बोला? यूनियन क्यों यूज किया यहाँ पे? ये सारे आंसर्स मैं आपको देती हूँ. यूनियन यूज किया. यूनियन का मतलब होता है कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है. ये आपका इंडिया है, इधर किसी भी स्टेट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस राज्य को हमने किसी एग्रीमेंट के तहत ही इंडिया में रखा है ना. तो ये एक यूनियन है स्टेट्स का, ये फेडरेशन नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से ये पहला पॉइंट था कि ये एग्रीमेंट मतलब नहीं है. इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, है ना. दूसरा पॉइंट बोलता है कि स्टेट्स के पास कोई ये पावर नहीं है, हैव नो राइट, ऐसा राइट नहीं है कि वो यहां से टू सीड अवे फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन,
ये यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, ये स्टेट्स यहाँ से, इनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि ये यहाँ से भाग जाएं, कहीं चले जाएं। ठीक है, फिर ये दोनों पॉइंट्स ही डिस्क्राइब करते हैं आर्टिकल नंबर 1 को, और ये जो दोनों पॉइंट्स है ये अवेलेबल है अमेरिकन फेडरेशन में। फिर है कि इधर पे एक बात करता है टेरिटरी की। जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 पार्ट्स में आता है अपना स्टेट, यूटी, और जो टेरिटरीज जो एक्वायर करते हैं, इन तीनों की बात इधर होती है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 किसकी बात करता है? आर्टिकल नंबर 2 बताता है कि द एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 बोलता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू इंडिया। कैसा स्टेट? ऐसा न्यू स्टेट जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडिया का पार्ट नहीं था। आगे चल के हम आर्टिकल नंबर 3 में ये बात करेंगे कि इंडिया का जो पार्ट था उसको, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि ये जैसे हमारा इंडिया है तो किसी और को, कहीं और से, इंडिया के अलावा हम लोग उसको अपने अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इंडिया में उसका एडमिशन कर सकते हैं जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड वाला आर्टिकल। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि जो हम लोग इसमें 2-3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बोलता है कि हम लोग नया स्टेट बना सकते हैं सेपरेटिंग फ्रॉम अनदर स्टेट। जैसे हमने आपका एमपी और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इसका हमने एमपी और छत्तीसगढ़ को क्या करके कार्व आउट किया था और बनाया था, आपका छत्तीसगढ़ अलग किया था और मध्य प्रदेश अलग कर दिया था इन 2000। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला केस रिसेंटली देखा कुछ सालों पहले। तो ये पहला, तो ये पॉइंट इसका कहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंक्रीज एन एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया अगर इंक्रीज करना है तो वो भी इस आर्टिकल के तहत हम कर सकते हैं। ठीक है, एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं, किसी स्टेट से, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर दिया। अब अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो एरिया घटा भी सकते हैं, अगर इंक्रीज किया तो हम लोग उसको घटाने का भी हमारे पास अधिकार है, वो इस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, नेम चेंज कर सकते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है वो तो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसी के अंदर कवर करते हैं हम, कि हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे पावर्स किसके पास हैं? ये कौन कर सकता है? हम आप इंसान, आम इंसान तो चेंज नहीं कर सकता भाई, कि अगर हमने ऐसा सोच लिया तो हम ऐसा कर लेंगे, तो ये पावर हमारे पास तो है नहीं। तो ये पावर किसके पास है, कौन कर सकता है? तो इट इज नन अदर देन आवर संसद, अपना पार्लियामेंट, उसके पास ही ये अधिकार है कि वो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है। उसके पास ही पावर है कि वो सेपरेट कर सकता है, उसके पास ही पावर है कि वो एरियाज को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, बाउंड्रीज को, नेम्स अलग अलग कुछ भी रख सकता है, कुछ, तब सारा पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। अब ये जो पावर दिया गया है इसका प्रोसीजर क्या है? इस पावर को एक्सरसाइज करने का प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बिल पास होता है। बिल कहाँ पास होता है? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पास होता है, किसी में भी, राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी पास हो सकता है। लेकिन पास होने के पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, मतलब प्रायर परमिशन, प्रायर रिकमेंडेशन, उनसे डिस्कशन होना मतलब चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ। अब अगर ये इफेक्ट करती है, अगर ये जो तुम करने जा रहे हो, कुछ भी जो भी कर रहे हैं हम, XYZ, हम एरिया डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बाउंड्रीज, नाम कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो इफेक्ट करता है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, इफ इट अफेक्ट्स द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, उसको मैं लिखती हूँ कि इफ इट अफेक्ट्स
द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, मतलब अगर कहीं स्टेट का नाम आ गया, किसी राज्य से जुड़ी कोई भी चीज अगर सामने आ गई, तो सबसे पहले हम किसको रेफर करेंगे, हम जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ये सब करने से पहले हम जाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट वील गो टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट की जगह यहाँ पे यूटी आ गया तो फिर यूटी के केस में कुछ नहीं करते, यूटी के केस में हम पार्लियामेंट के पास ही जाते हैं। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के पास गए, फिर पार्लियामेंट के बाद क्या होता है कि दे हैव टू एक्सप्रेस व्यूज विद इन द गिवन टाइम लिमिट, उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर स्टेट के पास जाता है तो एक गिवन टाइम लिमिट के अंदर उनको अपनी जो भी भाई उनकी बात है उनको रखना पड़ेगा। अगर वो गिवन टाइम लिमिट के अंदर अपनी बातें नहीं रखते हैं तो उसको पास्ड समझ लिया जाएगा, डीम्ड पास्ड। और जो भी हमें करना था, एरिया इंक्रीज करना था, डिक्रीज करना था, फिर उस आर्टिकल नंबर 3 में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उससे रिलेटेड जो भी हमें करना है वो हम कर लेंगे, अगर उन्होंने वो गिवन टाइम लिमिट में अपनी रिकमेंडेशंस नहीं रखी तो सिंपल मेजॉरिटी के बाद, इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी के साथ इस चीज को हम पास कर देंगे। ये मेजॉरिटी और ये अमेंडमेंट्स आगे चल के हम आपको अच्छे से ढंग से समझाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 4 बहुत इजी है। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि लॉज मेड अंडर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि है आर्टिकल नंबर 2, और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री, मतलब कुल मिला के जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, इनके अंदर जो लॉज बने हैं are not to be considered constitutional amendment under article 368। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि जो आर्टिकल 2 तुमने बात करी आर्टिकल 2 की और आर्टिकल 3, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स तुम जो भी चीजें मतलब बदलाव करोगे, सॉरी अमेंडमेंट बोल रही मैं, इसमें जो भी तुम बदलाव करोगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। आपने पढ़ा देखा होगा पिछली क्लास में, मैंने आर्टिकल 368 आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट है, मतलब ये उसके अंदर आता है, तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करेंगे कि हमने चेंजेस किए, पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से पास की चीजें, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उस चीज को हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये थे हमारे 4 आर्टिकल्स, इसमें हमने अलग अलग चीजें देखी, आर्टिकल 1 देखा, आर्टिकल 2 देखा, 3 देखा और 4 देखा। अब ये चीजें जानने के बाद ये देखिए आपके पास मैंने एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट टाइप का मैंने आपके सामने बनाया है, इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, और जो मैंने पुरानी आपको चीजें बताई हैं उसको आप एक बार पूरा रिमाइंड करिएगा और आपको ढंग से समझ में आ जाएंगी। चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी डाउट होगा आपको मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हैं? इधर हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारे, मैंने आपको बताया फर्स्ट, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि आज जो हमारे स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका नंबर कभी घटता है कभी बढ़ा है, लेकिन स्टार्टिंग से इनका नंबर इतना ही था क्या? जी नहीं, इनका जो इवोल्यूशन हुआ इसकी एक पूरी हिस्ट्री है प्रॉपर, इसको हम समझेंगे, जानेंगे कि पहले कितने स्टेट्स थे, फिर कौन सा स्टेट बना, कैसे क्या इवोल्यूशन हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो 1950 में अगर हम जाएं, वहां पे अगर हम देखें, वहां का सिनेरियो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी अपना चल रहा है 2024, अभी का ऐसा है कि अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले क्या हुआ था? एक्चुअली इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है इंडिया को 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया था, 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया था। पहले थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस और थे हमारा प्रिंसली स्टेट्स। पहले थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। और दो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्रिएट हुए थे 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जिनके बारे में आप बहुत ढंग से जानते हैं। वो 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज कौन थी 1947 में जो क्रिएट हुई थी? वो थी पहली हमारी इंडिया और दूसरी बनी थी पाकिस्तान।
ठीक है। अब हुआ क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स मतलब एंड गेव 3 ऑप्शंस टू प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया गया था कि तुम इंडिया ज्वाइन कर लो या फिर पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया था, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर तुम आजाद रहो। प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? 552, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो हुआ क्या कि 549 प्रिंसली स्टेट्स ने तो क्या किया कि इन्होंने इंडिया ज्वाइन कर लिया, और जो 3 बचे इन्होंने क्या किया, ये रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, ये भी इंटीग्रेट हो गए थे इंडिया के साथ। वो 3 थे कौन से? वो 3 थे तुम्हारा, पहला था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था तुम्हारा जूनागढ़, और तीसरा था हैदराबाद। इन तीनों ने पहले तो मना कर दिया कि हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में ये भी ऐड हो गए थे, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था इंडिया। कैसे ज्वाइन किया था, इनके अलग अलग एक्शन हुए थे, वो बहुत ज्यादा है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ना, बट एक नॉर्मल एक ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रही कि हैदराबाद जो ज्वाइन हुआ था वो हुआ था बाय पुलिस एक्शन, जूनागढ़ हुआ था थ्रू रेफरेंडम, पब्लिक वोटिंग कहते हैं उसको, और जो कश्मीर था बाय ट्रीटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया था 4 पार्ट में, 4 पार्ट में क्लासिफाई किया। इनमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्टेट्स को रखा गया, इसमें 9 स्टेट्स को रखा, इसमें भी 9, इसमें 10 और इसमें 1 स्टेट को रखा। तो इनमें 9 स्टेट्स में हमने रखा इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस को, इसमें हमने रखा ब्रिटिश प्रोविंसेस को, इन 9 में हमने रखा प्रिंसली स्टेट्स को, इन 10 में हमने रखा चीफ कमिश्नरी एरिया, चीफ कमिश्नरी एरियाज जैसे अजमेर। ठीक है, फिर इसमें हमने रखा यूटीज को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1950 में इसका अगर ऐसा डिवीजन था तो आज ऐसा क्या हो गया कि सब अलग अलग हो गए, महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, एमपी अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, ऐसा क्यों हुआ? आज क्यों अलग अलग हुए? आज अलग अलग होने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल है वो एक इक्वल नहीं हो पाता अगर सब कोई इक्वल रहता तो। अगर ये बाइफर्केशन आज हमारा नहीं होता, आज अगर हम 28 राज्य और 8 यूटी नहीं होते, तो सब जगह हमको एक प्रॉपर कंट्रोल नहीं मिलता, ना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ना पॉलिटिकल वे में। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स में डिवाइड किया गया, ताकि जो कंट्रोल है और काम जो है इधर के वो सब इजीली हो सके, है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा एक कोई बड़ा काम है, उसको अगर हम एक इंसान करेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं कमियां आए, और अगर उस काम को हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि भाई इतना तुम्हें करना, इतना तुम्हें, इतना तुम्हें, इतना तुम्हें, तो हो सकता है, और एक प्रॉपर कंट्रोल तो बैठा ही है इन सारे लोगों को जज करने के लिए, तो वहां पे वर्किंग ज्यादा स्मूथ होगी, चीजों को ज्यादा अच्छे से संभाला जा सकता है। तो सिर्फ इसी सहूलियत के लिए हमने क्या किया, हमने आगे चल के चीजों को डिवीजन हुआ, ठीक है ना, स्टेट्स अलग अलग हुए। तो स्टेट्स को डिवीजन होने से पहले कुछ कमीशंस बनी, सबकी अलग अलग डिमांड थी, भाई उन्हें सुनने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो कौन कौन सी कमीशंस बनी? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, हम सबसे पहले बनी धार कमीशन, इसको हम लोग कहेंगे एसके धार कमीशन भी कह सकते हैं। एसके धार कमीशन बनी, और एक्चुअली इनका सबसे पहली क्या डिमांड थी, चाहते थे कि जो स्टेट्स बने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बने, ठीक है ना। इनका था कि एक बेसिस होनी चाहिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाना है। तो धार कमीशन सबसे पहले आई, ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन थी जो कि सेटअप हुई थी 1948 में, ठीक है ना। इसने एग्जामिन किया कि द फिजिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कमिटी ये जो बनी थी, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एंड सेड लैंग्वेज कैन नॉट बी द क्राइटेरिया। इसने बोला कि लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं हो सकता फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसने ये जो बात थी ये इसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। दूसरी बनती है जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमिटी बनती है तुम्हारी 1948 में। जेवीपी का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया भाई कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 1953 में क्या होता है, गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तुम
बनाओ, और उनको बोला गया कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्लेस आंध्रा बनेगी बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम द मेड्रास। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि द डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुलु ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक इन 56 डेज। आगे चल के बनती है तुम्हारी थर्ड कमिटी, जो कि क्या होती है? थर्ड कमिटी बनती है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बनती है 1953 में, और इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में, और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि स्टेट्स जो हैं वो बनेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लेकिन इन्होंने एक चीज रिजेक्ट करी थी इधर भी, इन्होंने कुछ बातें तो मानी थी लेकिन कुछ अपनी बात भी रखी थी कि वन स्टेट वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वन स्टेट वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी थी, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करे थे रिकमेंडेशंस, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत एज अ रिजल्ट आंध्रा को पहला बनाया गया था स्टेट। और उस टाइम पे हमारे पास 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज बनी थी। तो ये थी तुम्हारी, ये इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कौन से कमीशन में कौन सी बात मानी गई। तो तुम्हारी सबसे पहले तुमने पढ़ा धार कमीशन, उसमें उन लोगों ने बात रिजेक्ट कर दी थी, जेवीपी कमेटी की भी बात रिजेक्ट कर दी थी। और फिर अपनी लास्ट बनी फजल अली कमीशन, उसने कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी, और फिर लास्ट में ये बात एक्सेप्ट हुई। लेकिन उन्होंने वन स्टेट वन लैंग्वेज की बात को एक्सेप्ट ना करते हुए आगे चल के 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। ठीक है, ये बन गई। इन 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में तुम्हारे आंध्र प्रदेश बना था, असम बना था, बिहार बना था, बॉम्बे बना था, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग यूटीज बने, दिल्ली बना, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, तो ये सारे स्टेट्स बने। ठीक है, आप लोग ये पूरा एक बार रीड आउट करिएगा, जो मैंने आपको समझाया है वो पूरा इन स्लाइड्स में गिवन है, आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। जहां पे भी थोड़ा भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा, मैं सारी चीजों का आपको रिप्लाई करूंगी। ये जितना भी मैंने बताया ना, ये फजल अली कमीशन, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, जैसे कि उसके चेयरमैन आपके के.एम. पणिकर और ये एच.एन. कुंजरू थे, इनके बारे में लिखा। फिर आपको इसमें एस.के. धर कमीशन भी पढ़ने के लिए मिलेगी। सारी चीजें मैंने इसमें आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड करी, आप प्रॉपर पढ़िएगा। आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इनका हंगर स्ट्राइक के बारे में भी लिखा हुआ है, सारी चीजें इधर मेंशन है, आर्टिकल 1 से 4 तक सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि 14 स्टेट्स और 6 यूटीज के बाद जो आज हमारे 28 स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बीच में कौन कौन से राज्य आए, किनको किनकी बाउंड्री घटी बढ़ी, किन्हें अलग से ऐड किया, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश को निकाला गया आपके मद्रास से, ये आपने पहले भी देखा। आगे देखते हैं, 1960 में बना गुजरात। गुजरात को बनाया गया 15th स्टेट। गुजरात आपका कौन सा स्टेट बना? 15th स्टेट बना। उसके बाद गुजरात के बाद भी एक्चुअली यहाँ पे भी इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, आप एक बार जान लीजिए कि गुजरात के बाद भी हमें दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली के अलावा इसको यूटी बनाया गया। उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव, गोवा, दमन एंड दीव के अलावा एक हो गया आपका पुडुचेरी। ये तीनों यूटी बने फ्रॉम द 10th, 12th और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो 6, 7, 8 और 9, 7, 8, 9, ये आपको यूटी यहां देखने के लिए मिले। आगे बढ़ेंगे, 1963 में नागालैंड को सेपरेट किया गया था। नागालैंड को सेपरेट किससे किया गया था? फ्रॉम असम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब स्टैब्लिशमेंट हुआ नागालैंड का। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि 1966 में जो पंजाब है ना, पंजाब को डिवाइड किया गया टू क्रिएट हरियाणा स्टेट, द 70th स्टेट ऑफ इंडिया। और इसने फिर एक यूटी भी बनाई थी, जो 11th यूटी चंडीगढ़ है ना, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें।
1971 में हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया। इसको क्या किया गया, इसको यूटी से स्टेट बनाया गया। हिमाचल प्रदेश एक्चुअली पहले यूटी था, इसको फिर स्टेट की वो मिला कि अब ये स्टेट बन गया है। फिर 1972 में मणिपुर, आप देख सकते हैं मणिपुर को कन्वर्ट किया गया फ्रॉम द यूटी, 19th स्टेट बन गया ये। उसके बाद 1972 में त्रिपुरा को स्टेट बनाया गया, 20th स्टेट बना ये। उसके बाद आप देखिए 1972 में मेघालय को भी कन्वर्ट किया गया है टू स्टेट फ्रॉम द सब स्टेट इन असम। तो आपके यहाँ पे त्रिपुरा को, मेघालय को, मणिपुर को, इन तीनों को स्टेटहुड स्टेटस मिला। ठीक है, यूटी से स्टेटहुड से स्टेटस मिला, जो कि अब हो गए तुम्हारे इधर से 20 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, 21 स्टेट्स यहाँ से हो गए। ठीक है, फिर आता है आपका सिक्किम। सिक्किम को 1975 में भाई लाया, ये क्वेश्चन पूछता है। सिक्किम को ऐड ऑन किया फ्रॉम द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिक्किम को भी एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया। यहां से आपके हो गए कितने, 22 स्टेट्स हो गए और आपके 8 यूटी हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को, एक साथ ही बता रही, 1987 में मिजोरम को भी, अरुणाचल प्रदेश को भी और गोवा को भी, इनको 23rd, 24th और 25th स्टेट बनाया गया। और यूटी जो कि आपने पिछली साइड में देखा कि 8 थे, अब उसमें से एक घट गया यूटी, क्योंकि गोवा को जो है, गोवा को पहले स्टेटस मिला था यूटी का। गोवा 1987 में बना है स्टेट, तो वहां से एक यूटी कम हो गया और स्टेट ऐड हो गया। इसके बाद 25 स्टेट्स हो गए और 7 यूटी हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2000 में। 2000 में 1 नवंबर 2000 को तुम्हारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। किससे, एमपी से, मध्य प्रदेश से, 1 नवंबर 2000 को। फिर आपका है 2000 में ही उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर को। फिर 2000 में ही आपका झारखंड अलग हुआ। झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ। तो ये कब अलग हुआ था, 15 नवंबर को। तो 2000 में कुल मिला के 6 ऐसे स्टेट्स हुए जिनके साथ छेड़खानी हुई है ना, तो 3 नए राज्य बने थे 2000 में ही। सिर्फ डेट्स अलग अलग थी, वो भी सेम महीने में, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। इसके बाद हमारे हो गए थे 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसके बाद जो है 2 जून 2014, इस दिन क्या हुआ था, तेलंगाना को सेपरेट कर दिया था, किससे, आंध्र प्रदेश से, और तेलंगाना बना था 29th स्टेट बन गया था। उसके बाद हम आते हैं, नई डेट पढ़ते हैं, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया यूटी ऑफ इंडिया, और हमारे पास हो गए हैं 28 स्टेट्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उसको अब यूटी बनाया गया, तो 28 स्टेट्स हो गए हमारे, और हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे पास 29, और हाँ यहाँ पे एक बात और, उसको मैंने एक बार आपको बताया है कि जो आपका दमन और दीव है और दादर और नागर हवेली है, इसको एक में कर दिया गया है। तो ये अभी रिसेंट का जो आपका अपडेट है, ये 5 अगस्त 2019 का अपडेट है कि आपको ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है ये यूटी बना दिया गया है, और दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को एक कर दिया गया है। तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। ये आप लोग इधर देखिएगा, मैं इसको ये देखिए 2 जून 2014 की बात है कि तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया था आंध्र प्रदेश से। तो ये सारी चीजें हमने इधर डिस्कस करी, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स देख लिया, फिर हमने देखा यूनियन एंड टेरिटरी में 4 आर्टिकल भी पढ़े। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट कब बना, कौन सा अमेंडमेंट हुआ। तो ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम आपको, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी बड़ी हो गई है, चीज़ें कुछ समझने वाली थी, कुछ जानने वाली थी, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी,
तो वो चीज़ें समझाई मैंने, प्रॉपर समझाया। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। तो ये सारा कुछ आप प्रॉपर रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, पुरानी क्लासेस का रिवीजन करिएगा, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और जहाँ कुछ भी जो भी डाउट हो आप मुझे पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।